अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, दोनों का सम्मिलित रूप है आपका तृतीय प्रश्न पत्र, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति भी है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी है। जैसा कि मैंने पहले आपको स्पष्ट किया कि जब दुनिया के, विश्व के कोई भी संप्रभु राज्य आपस में राजनीतिक, प्रशासनिक, वाणिज्यिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, किसी प्रकार का, शैक्षणिक किसी प्रकार का आदान प्रदान करते हैं तो हम कहेंगे पारस्परिक सहयोग करते हैं, विश्व की राजनीति के विषय पर अगर एकमत होते हैं तो हम इसे कहते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध। दो राज्यों के मध्य अंतरराष्ट्रीय राजनीति पूरे विश्व की राजनीति है और अंतरराष्ट्रीय संबंध दो या दो से अधिक राज्यों के बीच पारस्परिक संबंधों को, विशेष रूप से दो राज्य जब आपस में संवाद करते हैं, सहयोग करते हैं, सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, पर्यावरण के रूप से, भूगोल के रूप से, वैश्विक राजनीति के संदर्भ में, अंतरराष्ट्रीय शांति समझौते के संदर्भ में, तब हम इसे दो राज्यों के बीच वार्ता कहेंगे और इसे हम कहते हैं अंतरराष्ट्रीय राजनीति। लेकिन जब दो देश आपस में प्रतिस्पर्धा करेंगे, आपस में वार्ता करेंगे, तो इसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध। दो राज्यों के बीच किसी प्रकार का संवाद और सहयोग होगा तो इसे हम कहेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंध। तो इसीलिए अंतरराष्ट्रीय संबंध एक छोटी अवधारणा है और अंतरराष्ट्रीय राजनीति एक बड़ी अवधारणा है। विश्व में शांति की स्थापना कैसे होगी, विश्व में शांति की स्थापना कौन करेगा, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं का निर्माण कैसे होगा, यह सब अंतरराष्ट्रीय राजनीति का विषय है। लेकिन दो राज्य पारस्परिक किस प्रकार संबंधों में बंधेंगे, यह अंतरराष्ट्रीय संबंध का विषय है। अब आप बिल्कुल स्पष्ट हो गए होंगे संबंध और राजनीति के विषय में। तो कौटिल्य वो प्रथम दार्शनिक है जिसने दुनिया में अंतरराष्ट्रीय संबंध और राजनीति के विषय में वार्ता करने वाला यह विश्व का पहला राजनीतिक दार्शनिक, पहला राजनीतिक विचारक है। विश्व के यूरोप के देश, चूंकि इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को महत्व नहीं दिया है, भारत के इतिहास को, विशेष रूप से प्राचीन भारत के इतिहास को केवल आध्यात्मिक या दार्शनिक इतिहास कहा है, उसमें राजदर्शन और समाज विज्ञान से संबंधित कोई शास्त्र नहीं है। ऐसा प्लेटो पर सबसे बड़ा क्रिटिक, प्लेटो का सबसे बड़ा टिप्पणीकार, आलोचक और विचारक अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था कि राजनीति की दृष्टि से भारत की भूमि मरुभूमि है, राजनीति की दृष्टि से भारत आध्यात्मिक सत्ता और आध्यात्मिक संस्कारों, आध्यात्मिक दर्शन का देश है, लेकिन वहां राजनीति की कोई आधारशिला नहीं है, राजनीति भारत में मृत प्राय है। लेकिन श्याम शास्त्री ने जब चाणक्य के, आचार्य विष्णुगुप्त, कौटिल्य के पांडुलिपियों का अंग्रेजी में अनुवाद कराया तो दुनिया ने पहली बार विस्मय की दृष्टि से देखा और इतनी शानदार डिप्लोमेसी, इतनी शानदार इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन का अनुपम उदाहरण विश्व ने कहीं नहीं देखा। और दुनिया के नक्शे पर आचार्य चाणक्य एक अद्वितीय दार्शनिक के रूप में स्थापित होते हैं। और उनका आपने साप्तांग सिद्धांत पढ़ लिया है। अब मंडल सिद्धांत, जो 6 गुणों पर आधारित मंडल सिद्धांत है, बड़ा विशिष्ट है। अब इसको मैं थोड़ा सा सहज समझा के लिखाता हूं, क्योंकि इसको लिखा देना जरूरी है, इस पर प्रश्न अनिवार्यतः बनता है। तो सर्वप्रथम मैं जो बातें आपसे शेयर कर रहा हूं, जो बातें आप तक संप्रेषित कर रहा हूं, जो बातें आप तक सुविधा पूर्वक पहुंचा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिए। इस सिद्धांत को, जो 6 गुणों वाली नीति पर आधारित है, कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत का नाम दिया है। कौटिल्य ने क्या कहा है? इसे मंडल सिद्धांत कहा है। और मंडल का अर्थ होता है वृत्त, एक सर्किल। क्या होता है मंडल का अर्थ? एक वृत्त। बड़े ध्यान से सभी लोग सुनेंगे, एकदम कठिन नहीं है। और जो बच्चा कह रहा था कि मैं भोजन कर रहा हूं, वो भी बड़े ध्यान से सुने और थोड़ा पानी वानी पी ले कि उनको निद्रा न आए। सभी लोग अपने गिलास, अपने पानी का साथ रखें जिससे नींद न आए।
सर मैंने तो अपने साथ एनर्जी ड्रिंक रखी है, नींबू पानी। ठीक है, अच्छी बात है। तो मंडल सिद्धांत को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, बहुत ध्यान से सभी लोग। जिस बच्चे ने एनर्जी ड्रिंक रखा है वो भी बहुत ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। ये देखने में लगता है कि कठिन है मैं बहुत इसको आसान करके आपको प्रेषित कर रहा हूं। शब्द की दृष्टि से उसे आप याद कर लीजिएगा। मैंने स्वयं एक ब्रीफ नोट बनाता हूं और आपको जब ये पढ़ाता हूं, ये पेपर मेरा तो नहीं है लेकिन कभी पढ़ाया करता था इस पेपर को मैं, और एमए में तो पढ़ाता ही हूं। इंडियन पॉलिटिकल थिंकर सिलेक्टिव पेपर है, कोर पेपर है, अनिवार्य पेपर है, उसको मैं पढ़ाता हूं एमए के स्तर पर। तो पहले बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। बिल्कुल इसमें जिन इनके शब्दों में जो चाणक्य ने, आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य ने जिन शब्दों का प्रयोग किया है, उन शब्दों से भिन्न उन शब्दों का भी प्रयोग करिएगा। बिल्कुल पहले समझ लें कि क्या होता है। तो मैंने जैसे कहा कि मंडल का अर्थ होता है वृत्त या सर्किल। तो इस वृत्त में, इसके पहले कि मैं वृत्त और मंडल की बात करूं और मंडल सिद्धांत की बात करूं, उसके पहले मैं एक छोटी सी बात पर चर्चा करता हूं कि इसका नाम उन्होंने मंडल सिद्धांत क्यों रखा होगा। क्योंकि ये अद्वितीय दार्शनिक है और भारतीय मेधा का विश्व में कोई सानी नहीं है। ये प्लेटो अरस्तु की भूमि तो नहीं है रही है, लेकिन प्लेटो अरस्तु से बड़ी भूमि रही है। रामकृष्ण शिव की भूमि है, अद्वितीय भूमि है। यहां एक से एक महापुरुषों ने जन्म लिया है। तो मैं आपसे कह रहा था कि मंडल सिद्धांत का अर्थ होता है, मंडल का अर्थ होता है वृत्त। और इसी में रोक करके एक बात बता दूंगा तो आपको बिल्कुल आसान हो जाएगा सब कुछ समझना। ये क्यों किया होगा आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य ने ऐसा यूं किया होगा और इसका नाम मंडल सिद्धांत क्यों रखा होगा, इसको भी समझने के लिए हमें एक अंतर्दृष्टि की आवश्यकता है, एक सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है। आप सभी जागृत विद्यार्थी हैं और इसको समझ लीजिए। इसको सबसे पहले आप लोगों ने प्लेटो और अरस्तु में पढ़ा होगा, लेकिन पता नहीं ध्यान दिया या नहीं। ये मान के चलता हूं कि आपने ठीक से एरिस्टोटल और प्लेटो को पढ़ा होगा। पहले विश्व है या भारत है? अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि विश्व पहले है या भारत पहले है? सिर्फ विश्व होगा। अच्छा, और लोगों का जवाब? सर भारत। और सर भारत होना चाहिए पहले। अच्छा, भारत। चलो, पहले होना चाहिए। बहुत ध्यान से आप सुनिए और इसमें बहुत कठिनाई नहीं है। पहले विश्व का ही अस्तित्व है, उसी में कहीं ईरान, कभी इराक, कहीं पाकिस्तान और कहीं एक नक्शा बना के भारत होगा। विश्व का अस्तित्व प्रथमतः है। एक जैसे पूर्ण वृत्त के बिना अर्धवृत्त की कल्पना हो सकती है? नहीं हो सकती है। हम आधा वृत्त की कल्पना करते हैं तब जब हमारे मस्तिष्क में पूर्ण वृत्त की कल्पना है। विश्व पहले है, भारत उसी का एक भाग है। ईरान, इराक, यूरोप, कोई भी महाद्वीप उसी का पार्ट है। विश्व तो पहले से ही विद्यमान है। विश्व ईश्वर की रचना है और वह पूर्ण है, वो पहले से विद्यमान है। और यही कारण था कि इस देश के ऋषियों ने नारा क्या दिया था? वसुधैव कुटुंबकम। पूरी वसुंधरा, पूरी पृथ्वी है एक परिवार है। तो भारत की उदात्त परंपरा, भारत की उत्कृष्ट परंपरा, भारत का एक्सीलेंट ट्रेडिशन, वो विश्व के कल्याण की कामना करता है। आप विथ वर्ड, पूरे विश्व की जय की कल्पना करता है। अप विथ वर्ड, पूरे विश्व के कल्याण की। अप वेलफेयर विथ वर्ड, पूरे विश्व की कल्याण का आकांक्षी रहा है भारत। और इस राष्ट्र ने, इस राज्य ने
पूरे विश्व की कल्याण की कामना की है और इस देश के दार्शनिकों की दृष्टि कभी भी यूरोप अमेरिका जैसी संकुचित नहीं रही है। और यही वो कारण हो रहा होगा कि जब मंडल सिद्धांत की परिकल्पना आचार्य चाणक्य करते हैं, तो आचार्य चाणक्य ने लिखा क्या, अपना जब सिद्धांत दिया तो मंडल सिद्धांत दिया। मंडल सिद्धांत जिसमें पूरे विश्व की राजनीति समाहित हो सकती है, पूरे विश्व की राजनीति की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है। ये स्पष्ट हो गया। अब मैं बताता हूं। अब मंडल सिद्धांत में ये डिप्लोमेसी, यह कूटनीति, यह राजनय, राजनय हिंदी में शुद्ध शब्द है, कूटनीति को शुद्ध शब्दों में राजनय कहते हैं, अंग्रेजी में उसे डिप्लोमेसी कहते हैं। जब डिप्लोमेसी की थ्योरी, राजनय का सिद्धांत आचार्य चाणक्य प्रस्तुत कर रहे थे, तो उनके जो केंद्र में राज्य होगा वो अपना राज्य होगा। कौन राज्य होगा? अपना राज्य होगा, जिसे आचार्य विष्णुगुप्त कौटिल्य, जिसे आचार्य चाणक्य विजुगीस कहते हैं, विजय की इच्छा रखने वाला, विजुगीस। क्या कहते हैं? विजुगीस। पहले याद रखिए, केंद्र में कौन है? विजुगीस राज्य है अथवा अपना राज्य है। और कलम से आकृति बनाते जाइए और मस्तिष्क में भी आकृति बनाते जाइए कि पहला राज्य, जिस मंडल सिद्धांत का जो पहला घेरा है वो छोटा सा घेरा है, पहली जो परिधि बनाते हैं आचार्य चाणक्य, वो कौन सा राज्य है? अपना राज्य है, विजुगीस राज्य है। ये बात क्लियर हो गई सबको? यस सर। सभी लोग समझ गए बेटा ना? हाँ, कि पहला जो राज्य होगा वो अपने राज्य के विषय में। आप मान लीजिए कि वो मेरा राज्य है और एक छोटा वृत्त बना दीजिए, तो छोटा मंडल हुआ, पहला मंडल हुआ जो अपना राज्य है, जिसे आचार्य चाणक्य विजुगीस राज्य कहते हैं। अब विजुगीस राज्य से जो सटा हुआ पहला राज्य होगा, विजुगीस राज्य, या और उसको आसान करके अपने समझ लीजिए, पहले अपने समझ लीजिए कि विजुगीस राज्य से जो सटा हुआ राज्य होगा वह राज्य कौन होगा? वह राज्य होगा शत्रु राज्य। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वो शत्रु राज्य होगा, हमारा दुश्मन राज्य होगा। ठीक, तो दूसरी परिधि आप लेयर बना लीजिए, वो गोला बना लीजिए, उस गोले से बड़े अपने राज्य से गोला, तो दूसरे स्थान पर कौन आ गया? शत्रु राज्य, एनिमी स्टेट। ठीक, क्लियर? इतने तक आप लोग समझ गए? फिर जब इसके हम आगे बढ़ते हैं, तो अब दूसरा, अब मेरे सापेक्ष पहला राज्य जो है अपना राज्य है, विजुगीस राज्य, दूसरा राज्य हो गया शत्रु राज्य, और जब तीसरा राज्य बनेगा तो वह मेरे राज्य के लिए, अर्थात पहला राज्य जो पहला गोला बनाए उसके लिए वो मित्र हो जाएगा, क्योंकि वह हमारा शत्रु है, और शत्रु के बाद जो राज्य बनेगा वह उसका शत्रु होगा और मेरा क्या हो जाएगा? मित्र हो जाएगा। मित्र, तो हाँ, मित्र हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? कि आचार्य चाणक्य की मान्यता है कि किसी भी राज्य से सटा हुआ राज्य जो होगा वो शत्रु राज्य होगा। फिर जो दूसरा स्टेयर बनेगा वह पहले राज्य का मित्र होगा और दूसरे राज्य का शत्रु होगा। ये बात क्लियर हो गई? अब देखिए, अब तीसरा घेरा, तो आप लोग 3 घेरा बना लिए, अब चौथा घेरा बनाइए। चौथा घेरा बनाइए, तो वो चौथा घेरा बनेगा तो वो हमारा मित्र नहीं होगा, वो हमारे दुश्मन का मित्र होगा, तो वो हो जाएगा अरिमित्र। अरिमित्र, मेरे दुश्मन का मित्र। आप अपनी भाषा में पहले समझ लीजिए, वह हमारे दुश्मन का मित्र होगा जो चौथा घेरा बनेगा। जो चौथा घेरा बनेगा वो क्या होगा? हमारे दुश्मन का मित्र होगा। और जो पांचवा घेरा बनेगा वह हमारे मित्र का मित्र होगा। पांचवा घेरा बना लीजिए, वह हमारे मित्र का मित्र होगा। हो जाएगा ना ये 5 घेरे? उसके बाद हमारे शत्रु का मित्र होगा, तो जो उसके बाद लास्ट वाला बनेगा वह उसका शत्रु होगा,
लेकिन मेरे मित्र का मित्र होगा। बात समझ में आई कि नहीं अभी? यस सर। क्लियर हो गया? वो गोला आप बनाते जाओगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। गोला बेटा आप बनाते जाएंगे तो ये क्लियर होता जाएगा। ठीक, तो ये किसी राज्य के या तो आगे हो सकते हैं या किसी राज्य के पीछे हो सकते हैं। इसको आप चाहे आगे मान लो चाहे पीछे मान लो। ठीक, तो ये कितने बन गए? इस आपके कितने टीयर्स बने हैं या कितने वृत्त बने हैं? सर 5। पांच। 5 पांच बने हैं। अब पांच में जो अपना राज्य है, अब ये पांचों वृत्त बना करके एक अलग से लिखिए कि जो अपना राज्य है वो विजुगीषु है। व में छोटी, ज में छोटी, ग में बड़ी, और वो श है वर्षा वाला श, उसमें छोटा ऊ की मात्रा। इसे चाणक्य विजुगीष राज्य, विजुगीष का अर्थ होता है विजय की इच्छा रखने वाला। विजुगीष किसे कहते हैं? विजय की इच्छा रखने वाला। क्योंकि कोई भी राज्य अपने कमजोर राज्य को जीतना चाहेगा, और अगर सामने वाला राज्य शत्रु है, अगर वो जबरदस्त है तो उदासीन बना रहेगा, युद्ध नहीं करेगा। लेकिन पड़ोसी से प्रतिस्पर्धा सदैव होती है, इसलिए दूसरा राज्य शत्रु राज्य होगा। ठीक, तो इस प्रकार पहला राज्य उसको विजुगीष लिख लीजिए। विजुगीष के बाद जो दूसरा राज्य है उसे आप लिख लीजिए शत्रु राज्य। शत्रु राज्य के बाद जो दूसरा राज्य होगा तीसरे स्तर पर, वो मित्र राज्य होगा। मित्र के बाद मित्र का शत्रु होगा जिसे अरिमित्र कहा जाएगा। विजुगीष, विजुगीष के बाद शत्रु या अरि, अरि के बाद मित्र, मित्र के बाद अरिमित्र माने हमारे मित्र का दुश्मन। फिर आएगा फिर उसका वो शत्रु हो जाएगा। पूरा पहले अपनी भाषा में समझ लीजिए, और फिर मित्र का मित्र होगा। इस तरह 5 भाग हमारे बनेंगे। अब अलग से एक नोट कर लीजिए तो आप उसको शुद्ध शब्दों में, चाणक्य के शब्दों में, आचार्य के शब्दों में उसे लिख सकते हैं। आचार्य अब लिखिए अलग से, विजुगीष राज्य माने अपना राज्य या विजय की आकांक्षा वाला। अब इसको अलग से एक नोट बना लीजिए। विजुगीष राज्य माने स्वराज्य या अपना राज्य या विजय की इच्छा रखने वाला राज्य। दूसरा आप लिखिए पाणसी ग्राहा। प में आ की मात्रा, आधा श, आधा स, अड़ में छोटी की मात्रा और ऊपर र। पाणसी ग्राह माने पाणसी ग्राह कहते हैं ठीक शत्रु को। पारसी ग्राह माने विजुगेश माने अपना राज्य, पारसी ग्राह माने शत्रु राज्य।
नेक्स्ट लिखिए आक्रांदा माने मित्र राज्य। तीसरा नंबर, या जो आप उसे पारसी ग्राहासार शत्रु का मित्र। शत्रु का मित्र पारसी ग्राहासार। ये शत्रु का मित्र है पारसी ग्राहासार। और आक्रांदासार मित्र का मित्र। आक्रांदासार मित्र का मित्र, ये हमारे 5 विभाग हो गए। डिप्लोमेसी के 5 मंडल सिद्धांत की ये 5 राज्य आएंगे। 5 आगे भी होंगे, 5 पीछे भी होंगे। लेकिन इन शब्दों के भ्रम में मत पड़िएगा। आपने जो अपना बनाया है, अपना राज्य, शत्रु राज्य, मित्र राज्य, फिर मित्र का शत्रु, फिर मित्र का मित्र, इस तरह 5 आप बना लीजिएगा, 5 आगे और 5 पीछे, जबकि जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की कोई समस्या न हो। और जो छठा राज्य होगा, ये दोनों तरफ होगा, 5 आगे 5 पीछे। और एक राज्य जो होगा वो उदासीन होगा। उसको कहीं पर भी, वो कभी मित्र भी उदासीन है, न वो मित्र है न तो शत्रु है। वो कुछ भी हो सकता है, आवश्यकता अनुसार वो मित्र भी हो सकता है, आवश्यकता अनुसार वो शत्रु भी हो सकता है। लेकिन वर्तमान में वह उदासीन रहता है, न तो वो मित्र है न तो शत्रु है। तो 5 आगे 5 पीछे स्वयं का राज्य, फिर शत्रु राज्य, फिर मित्र राज्य, फिर मित्र का शत्रु, फिर मित्र का शत्रु, फिर मित्र का मित्र, इस तरह 5 राज्य। और उदासीन राज्य, यह मंडल सिद्धांत है। अब इसको मैं लिखा दूंगा। और फिर इस मंडल सिद्धांत में वह 6 प्रकार की नीतियों का वर्णन करता है। वो 6 प्रकार की नीतियां हैं। ये मंडल सिद्धांत में जो अप्लाई होने वाली नीतियां हैं, मंडल सिद्धांत में जो मंडल एक तरह से क्या है, मंडल राज्यों की भौगोलिक स्थिति है। किस प्रकार राज्य इस वृत्त में सजे हैं, विश्व के राज्यों की सजावट कैसी है, यही सजावट का क्रम विश्व के राज्यों में चलता रहेगा। और आज भी वही रोटेशन, आज भी वही चक्रीय क्रम निर्धारित होता है, इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं है। आज भी वह चक्र चलता रहता है और लगातार चलता रहता है। अब इसमें हम पड़ोसी इस मंडल सिद्धांत में किस प्रकार की नीतियां अपनाएं, तो वह नीतियां हैं 6 प्रकार की। और 6 नीतियां हैं संधि, विग्रह, संधि माने किसी से प्रीति करना, विग्रह माने किसी राजा से शत्रुता मिल लेना, यान, संधि, विग्रह, यान, आसन, संश्रय, द्वैधी भाव, ये इनके 6 नीतियों के प्रकार हैं। आप मंडल सिद्धांत समझ गए। तो मंडल सिद्धांत 6 नीतियों पर चलता है। मंडल सिद्धांत कितनी नीतियों पर चलता है? 6 नीतियों पर चलता है। अपने पड़ोसी राज्य या उसके पड़ोसी राज्य, फिर उसके पड़ोसी राज्य, और फिर जिस तरह हम लोगों ने शत्रु, पहला अपना राज्य, शत्रु राज्य, मित्र राज्य, मित्र का शत्रु, शत्रु का मित्र का शत्रु, फिर मित्र का मित्र राज्य, इतने राज्यों की हम लोगों ने श्रृंखला 5 टीयर्स और एक उदासीन राज्य, 6 राज्यों का जो हमने मंडल बनाया है, इस मंडल में 6 प्रकार की नीतियां कार्य करेंगी। वह पहली नीति क्या है? संधि। आचार्य
चाणक्य कहते हैं कि अगर सामने वाला शत्रु जबरदस्त है, सामने वाला शत्रु समान शक्ति से युक्त है, उसकी सामरिक शक्ति और अपने राज्य की सामरिक शक्ति अगर बराबर की हो, दोनों में युद्ध का निर्णय कहीं कुछ भी हो सकता है, दोनों किसी से पीछे नहीं हटेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में इस शक्तिशाली राज्य से दूसरे शक्तिशाली राज्य को संधि कर लेना श्रेयस्कर होता है। इस डिप्लोमेसी को ट्रीटी डिप्लोमेसी या संधि की डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है और इसे आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य कहते हैं संधि। और संधि का उद्देश्य क्या है? संधि कब हमें करनी है? संधि हमें तब करनी है, संधि उस अवस्था में करनी है जब शत्रु राज्य शक्तिशाली हो या मेरे समानशाली हो, जिससे युद्ध को जीता नहीं जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में संधि कर लेना श्रेयस्कर होगा। ऐसी स्थिति में संधि कर लेना क्या होगा? श्रेयस्कर होगा। इसके साथ ही अगर कोई राज्य, शत्रु राज्य, हमारे सामने का राज्य अगर शक्तिशाली है और हम कमजोर हैं, पहली स्थिति आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं कि हम और दोनों राज्य परस्पर शक्तिशाली हैं, समान स्तर पर है, युद्ध का निर्णय नहीं हो सकता है, तो ऐसी परिस्थितियों में उस राज्य से संधि कर लेनी चाहिए। दूसरी स्थिति क्या है? दूसरी स्थिति क्या है? अगर हम खुद कमजोर हैं और सामने वाला शक्तिशाली है, दुश्मन शक्तिशाली है, तो इसमें भी क्या करना चाहिए? संधि कर लेना ही श्रेयस्कर है। और संधि क्यों कर लेनी चाहिए? ताकि अगर हम समर नीति से दुश्मन को नष्ट नहीं कर सकते तो कूटनीति से दुश्मन को नष्ट करेंगे, और जब हम संधि कर लेंगे तो हमें शक्तिशाली होने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जब शत्रु पर विजय प्राप्त करना दुष्कर हो, ऐसी स्थिति में शत्रु से संधि कर लेना श्रेष्ठ है। कौटिल्य के अनुसार संधियां भी कई प्रकार की हैं, लेकिन पहला उन्होंने कहा है कि अगर राजा शक्तिशाली है, समानांतर होगा, तो ऐसे राजा से संधि कर लेना ही बुद्धिमत्ता है, बहादुरी है और राज्य की रक्षा है। तो द ट्रीटी हैज टू बी मेड in a situation when the enemy state is powerful। अगर दुश्मन राज्य शक्तिशाली हो तो उससे संधि कर लेनी चाहिए। From which the war cannot be won। अगर हम युद्ध नहीं जीत सकते, in such a situation it would be preferable to make a treaty। ऐसी परिस्थितियों में संधि कर लेना ही श्रेयस्कर होता है, श्रेष्ठ होता है। चाणक्य यह भी कहते हैं कि हमें शक्तिशाली बनने का अवसर भी बीच में मिल जाएगा अगर हम संधि कर लेंगे। तो कूटनीति का ये मंडल सिद्धांत में जो पहला सिद्धांत है खड़गुण नीति का, 6 नीतियों का, उसमें है संधि। दूसरा है विग्रह। दूसरा है विग्रह। संधि को आप लोग समझ गए हैं? यस सर। ठीक। किससे संधि कर लेनी चाहिए? शत्रु राज्य से, ये आपने शत्रु शक्तिशाली राज्य से। हाँ, अगर शक्तिशाली है शत्रु तो ऐसी स्थिति में उससे हमें डेटी कर लेना चाहिए, उससे हमें ट्रीटी कर लेनी चाहिए, उससे हमें किसी प्रकार की दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। अब दूसरा है विग्रह। विग्रह का अर्थ होता है युद्ध, वार। इस नीति का अनुसरण राजा को उसी समय करना चाहिए जब राजा
शत्रु को पहले तो निर्बल देखे, अर्थात उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है। पहला ऑप्शन क्या है कि अगर शत्रु कमजोर है तब आप आक्रमण करो, विग्रह करो, उससे युद्ध की नीति का पालन करो, और यदि वह शक्तिशाली नहीं है तो उससे युद्ध मत करो। पहले संधि में कर चुके हैं, उसमें उस स्थिति में संधि कर लेनी चाहिए। और दूसरी स्थिति, राजा को यह लगे कि सामने वाला शत्रु निर्बल है, तब युद्ध का संबल लेना चाहिए और अपनी शक्ति का पूर्णतः अंदाजा कर लेना चाहिए कि हमसे निश्चित रूप से वो राज्य निर्बल है और मैं उस राज्य पर आक्रमण करूंगा तो वह राज्य को, उस राज्य को पराजित करने में हमें कठिनाई नहीं होगी। तब ऐसी परिस्थिति में शत्रु राज्य से युद्ध करना चाहिए, अन्यथा शत्रु राज्य से युद्ध नहीं करना चाहिए। विग्रह नीति का अनुसरण करने से पूर्व राजा के द्वारा राज्य मंडल के मित्रों की सहायता प्राप्त कर लेने की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। चाणक्य कहते हैं, आचार्य चाणक्य यह भी कहते हैं कि ठीक है, उसकी शक्ति को तौल लो और शक्ति का परिमाप करने के बाद अपने शत्रु राज्य पर आक्रमण करो, और आक्रमण करो तब जब वह लगे कि हमसे निर्बल है तो आक्रमण कर दो। लेकिन आक्रमण करने से पूर्व बहुत सावधानी पूर्वक मंडल में अपने मित्रों को और मित्र के मित्रों को देख लो, शत्रु और शत्रु के मित्रों को भी देख लो, तौल लो, ताकि कहीं उस निर्बल व्यक्ति के साथ मेरे शत्रु और शत्रु के मित्र साथ न हो जाएं। तो ऐसी स्थिति में अपने मंडल में उस स्थिति का अन्वेषण करने के बाद, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ही अपने से निर्बल राज्य पर आक्रमण करने चाहिए। ये दूसरी डिप्लोमेसी की बड़ी थ्योरी है, जिसे हम वार या विग्रह कहते हैं, जिसे हम युद्ध कहते हैं। संधि विग्रह। तीसरा यान है। यान का अर्थ होता है का आक्रमण, डायरेक्ट अटैक। और इस नीति का आचार्य चाणक्य कहते हैं, इस नीति का तभी प्रयोग करना चाहिए जब अपना राज्य अत्यधिक शक्तिशाली हो। अब आचार्य चाणक्य कहते हैं तब ऐसी परिस्थिति में आप इस युद्ध नीति का, इस नीति का, इस राजनय का, इस कूटनीति का प्रयोग कर सकते हैं। वह है यान। पहला हम लोगों ने संधि देखा, दूसरा देखा विग्रह। विग्रह आप समझ गए। यान में वो कहता है कि अगर सामने वाला शत्रु राज्य निर्बल है, संधि में तो संधि की बात कहते हैं, आप समझ गए हैं। विग्रह में कहा है कि अपना शत्रु अगर कमजोर है तभी आक्रमण करें, और उस आक्रमण के पहले देख लें कि मंडल में अपने मित्रों को किस तरह आंकते हैं। मंडल क्या, मंडल के मेरे मित्र और मित्रों का मित्र शक्तिशाली हैं और मेरा साथ देंगे, अथवा शत्रु और शत्रु के मित्र शक्तिशाली हैं। इस चीज को देख करके ही यान या विग्रह, यान जिसे विग्रह कहते हैं, विग्रह की नीति या वार की नीति का प्रयोग करना चाहिए। अपने शत्रु, अपने मित्र और मित्र के मित्र की पहचान कर लो कि क्या मेरी सहायता करेगा, या शत्रु और शत्रु का मित्र इतना शक्तिशाली न हो गया हो कि वह मेरी सहायता करने में अक्षम हो जाए। इन सारी बातों पर विचारण करने के बाद ही विग्रह की नीति का या युद्ध की नीति का प्रयोग करना चाहिए। और युद्ध की नीति का ही तीसरा चरण है। पहला संधि, दूसरा विग्रह, तीसरा है यान। यान का अभिप्राय है डायरेक्ट आक्रमण, और डायरेक्ट सीधे आक्रमण, और सीधे आक्रमण शत्रु राज्य पर तभी करना चाहिए जब यह सुनिश्चित कर लें कि उसकी शक्ति हमसे शक्ति, हमारी शक्ति दुश्मन राज्य से अधिक है, और हम इतने शक्तिशाली हैं कि मित्र राज्यों की अगर सहायता न मिले, मित्रों के मित्र की सहायता न भी मिले, तब भी हम विजय श्री का वर्ण करेंगे। तब यान नामक डिप्लोमेसी का, यान नामक नीति का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभी यान में वास्तविक आक्रमण है। यान में यह देख लेना चाहिए कि आपकी शक्ति से, भय से ही शत्रु राज्य आत्मसमर्पण न कर दे। यान में इस बात को भी ध्यान में हम गहराई पूर्वक रखते हैं। तो विग्रह और यान दोनों युद्ध की ही नीतियां हैं,
विग्रह में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि मित्र और मित्र के मित्र और शत्रु के मित्र की पहचान कर लेनी चाहिए कि अगर हम युद्ध में अपने को झोंक देंगे तो मेरे मित्र और मेरे मित्र का मित्र कितना सहयोग करेगा और मेरे शत्रु के मित्र कितना उसका सहयोग करेंगे। तो यही 5 तो मैंने बताया, विजुगीष माने अपना राज्य, फिर शत्रु राज्य, फिर मित्र राज्य, फिर शत्रु का मित्र और फिर मित्र का मित्र, ये 5 बताए। तो इन 5 पर नजर डाल लो। और एक छठा है उदासीन राज्य, कहीं वो इधर उधर तो नहीं जाएगा। ये सारा आकलन करने के बाद ही इन दोनों निधि नीतियों का प्रयोग करना चाहिए। संधि में विग्रह में इतने अंतर है कि मंडल सिद्धांत की ओर देखने की बात शत्रु और मित्र और शत्रु दोनों तरफ देखने को कहता है कि अपने मित्र और मित्र को ठोक पीट लो, और फिर शत्रु और शत्रु के मित्र को भी आकलन कर लो कि क्या वो संभावित जो युद्ध करेंगे वो किधर चले जाएंगे। इन सारी संभावनाओं को खोज करने के बाद ही विग्रह नामक नीति का आक्रमण प्रयोग करना चाहिए। और यान डायरेक्ट आक्रमण है। यह कोई परिस्थिति जब हम देख लें कि हमारा शत्रु निर्बल है तभी इस कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए, अन्यथा कूटनीति का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चौथा है आसन। आसन का अर्थ है जब विजुगीष, विजय की इच्छा रखने वाला माने अपना राज्य, और शत्रु दोनों समान रूप से शक्तिशाली हैं, दोनों की शक्तियां एक से एक बढ़कर हैं, जैसे चाइना अमेरिका, चाइना और भारत, जैसे चाइना रशिया और अमेरिका। तो इसका प्रयोग जब समान शक्तिशाली हों तो राजा द्वारा आसन अर्थात तटस्थता की नीति, आसन माने तटस्थ हो जाना, चुपचाप बैठ जाना। आसन मतलब चुपचाप बैठ, आसन मार के बैठ गए, अब न हम युद्ध करेंगे और न वार्ता करेंगे, न शांति के विषय में कुछ सोचेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, आसन में एक जगह स्थिर हो जाएंगे। इस नीति को, इस कूटनीति को आचार्य चाणक्य आसन कहते हैं, अर्थात उदासीन हो जाना। वह किसी नीति का अनुगमन नहीं करेगा, न तो आक्रमण करेगा, न तो शांति की वार्ता करेगा, वह तटस्थ और उदासीन बना रहेगा। इसे कहा गया है आसन। क्या कहा गया है? आसन माने बिल्कुल तटस्थ हो जाना, उदासीन हो जाना, न इधर न उधर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। और हम नोट करते चलिए प्यारे बच्चों, 5वां है संश्रय। संश्रय, आसन आपने देख लिया तटस्थ, आसन को आपने देख लिया कि बिल्कुल तटस्थ रहना है। विग्रह देख लिया वार करना है, आसन यान भी वार है। उसके बाद हम आते हैं आसन। आसन मतलब इनोसेंट रहना है, तटस्थ रहना है, किसी तरफ नहीं जाना है। उसके बाद है संश्रय। संश्रय का अर्थ है कि जब हमें ऐसा प्रतीत हो, जैसे भारत अपनी कूटनीति में शुरू से ही अधिकाधिक मात्रा में संश्रय का प्रयोग करता है। अपनी कूटनीतिक शैली में भारत लगातार संश्रय का प्रयोग करता है। वो क्या है कि जब लगे कि मेरी शक्ति निर्बल है और मेरे मित्र की शक्ति सबल है, या मेरे शत्रु की शक्ति सबल है, तो ऐसी स्थिति में जब लगे कि हमें बलवान का आश्रय या शक्तिशाली का आश्रय ले लेना चाहिए, तो इस कूटनीति को क्या कहते हैं? इस कूटनीति को कहा जाता है संश्रय। इस कूटनीति को क्या कहा जाता है? संश्रय। भारत में भारत जब आजाद हुआ और आजादी के बाद भारत पर जब खुद 1948 में हमारे ही छोटे भाई, जिसे हमने बहुत संपत्ति दी, हरजाना दिया, 50 करोड़ उस जमाने में दिया, तब उसने हमारा ये हाल किया। तुरंत 1948 में कबायली आक्रमण युद्ध कर दिया। इस आक्रमण से बचने के लिए जिसके हम गुलाम थे, उसको ही SOS सेव आवर सोल, मेरी आत्मरक्षा करिए का मिलिट्री संदेश, सैनिक संदेश देना पड़ा था। अमेरिका के बेड़े चल पड़े थे, ब्रिटेन से मदद लेनी पड़ी थी। उसके बाद 1970 से हम लोगों ने
खासकर मिसेस गांधी के नेतृत्व में भारत ने इसी संशय की डिप्लोमेसी का प्रयोग किया और दो ध्रुवी बटे विश्व में हमने सोवियत रूस से, सोवियत संघ से, तत्कालीन सोवियत संघ के तरफ हम झुके, उससे 20 बरस की मैत्रिक संधि भी की और झुकाव हम लोगों का रूस की तरफ हुआ और एक शक्तिशाली राज्य रूस का हमने संशय प्राप्त किया। 1991 में रूस का साम्यवाद का लौह आवरण धाराशायी हो गया। दुनिया में साम्यवाद की निष्फलता राजनीतिक और आर्थिक सिद्ध हो गई। रशिया टूट गया। रशिया के बाद चाइना ने अपना मार्ग ही बदल दिया। कहने को कम्युनिज्म है, लेकिन वो पूंजीवाद के रास्ते पर चल निकले। दुनिया में साम्यवाद की असफलता हुई। भारत की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, बुरी तरह लड़खड़ाई, लेकिन भारत वो दुनिया का देश है जो लड़खड़ाती हुई अर्थव्यवस्था में इस देश के कुशल राजनीतिज्ञों ने देश को बाहर निकाला, जिसमें श्रद्धेय चंद्रशेखर जी और पी.वी. नरसिंह राव जी का विशेष योगदान है। एक पी.वी. नरसिंह राव को उस युग का चाणक्य कहा जाता था और निश्चित रूप से वो चाणक्य प्रधानमंत्री थे। चंद्रशेखर जी अद्वितीय प्रधानमंत्री थे। उन्हें देश की क्रेडिबिलिटी और देश की राजनीति और विश्व राजनीति में भारत की भूमिका का अंदाजा था, इसलिए भारत की दुर्गति से उन्होंने भारत को बचाया। इन दोनों का प्रशासनिक इतिहास में अद्वितीय अविस्मरणीय योगदान है। देश बचा, देश आगे बढ़ा, लेकिन हमने संशय की नीति में परिवर्तन किया। जहां हम रसा से थे, वहां अटल बिहारी वाजपेयी ने 1998 में पोखरण रेंज 2 करके भारत को एक शक्ति संपन्नता दी। पाकिस्तान का ये परमाणु बम प्रयोग नहीं था। दुनिया को धत्ता बताते हुए हम किसी के खरीदे हुए परमाणु बम के नहीं, अपने बल पर, अपने वैज्ञानिकों की मेधा पर एपीजे अग्नि पुरुष और भारत के पूर्व राष्ट्रपति जो बाद में राष्ट्रपति बनते हैं, पूर्व, अब वो हमारे बीच नहीं रहे, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम। इनकी मेधा से और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब 11 मई और 13 मई को पोखरण किया तो कहा जय जवान जय किसान और तीसरा नारा जोड़ दिया जय विज्ञान। हमारा स्वाभिमान विश्व में अटल हो गया और जब हमने अपने पैरों पर खड़ा होना प्रारंभ किया और खड़े होने के बाद फिर ऐसी सरकारें आ गई 2014 में, जहां से हमारी विदेश नीति में एक 2004 में अटल जी के शासन में आक्रामकता दिखाई देती है, फिर 14 में आक्रामकता विदेश नीति में कम से कम दिखाई दी और प्रखर विदेश नीति बनी। फिर भी हमने संशय को लिया समय समय पर, लेकिन संशय को हमने कहाँ डिपॉजिट कर दिया? अब अमेरिका हमारा संशय करता है। हम बलवान के पक्ष में, हम खुद शक्तिशाली बने और ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन हम समय समय पर संशय की डिप्लोमेसी, संशय की कूटनीति, संशय की डिप्लोमेसी का प्रयोग करते रहते हैं और इसी तहत तो आपने संशय को पूरी तरह से समझ लिया है। राय है बलवान का, शक्तिशाली राष्ट्र का संरक्षण प्राप्त करना। और जैसे मैंने आपको बताया कि भारत समय समय पर अपने अतीत की राजनीति में और वर्तमान की राजनीति में भी, अंतरराष्ट्रीय राजनीति में संशय वाली डिप्लोमेसी का प्रयोग करता रहता है, जिसमें हम शक्तिशाली राज्य का संशय लेते हैं। वह शत्रु से अधिक, यदि हमारे शत्रु से अधिक बलशाली है तो ऐसे विश्व के किसी भी राज्य से संशय ले लेना आवश्यक होता है। जैसा चीन की परिस्थिति में, चीन से हमने भी युद्ध लड़ा है और वह वार डिक्लेयर नहीं हुआ, किसी ने भी युद्ध की घोषणा नहीं की, लेकिन फिर भी हमें पीछे हटना पड़ा था और आज भी हम डोकलाम में चीन को पीछे खदेड़ देते हैं, हर जगह खदेड़ देते हैं और अमेरिका का संशय लेते हैं डिप्लोमेसी का, और अमेरिका हमारे साथ खड़ा रहता है। तो ये हो गया संशय। अब है आखिरी और मंडल सिद्धांत में अप्लाई होने वाला जो छठवीं डिप्लोमेसी है, वह है द्वैधी भाव, द्वैधी भाव, ड्वेल सेंस, ड्वेल फीलिंग। हम न इधर के हैं न उधर के हैं, दोनों तरफ हम हार जाएंगे या जीत जाएंगे। ऐसी परिस्थिति में राजा को क्या, द्वैधी नीति का प्रयोग कौटिल्य का आशय एक राज्य के प्रति संधि और दूसरे राज्य के प्रति विग्रह या युद्ध करना है। जब हम ऐसी स्थिति में आ जाएं तो एक से दुश्मनी साध लें और दूसरी से क्या करें,
युद्ध की घोषणा कर दे। भारत इस नीति का लगातार समय समय पर प्रयोग करता है। आप देखेंगे कि भारत चाइना के साथ वो क्या करता है, चाइना के साथ द्वैधी भाव का प्रयोग करते हुए चाइना से लगभग संधि और वार्ता समझौते के पक्ष में होता है, लेकिन पाकिस्तान पर सर्जिकल ऑपरेशन करने से नहीं चूकता है। वर्मा में सर्जिकल कर दिया जाकर के म्यांमार के आतंकवादियों के विरुद्ध, और ये संदेश था पाकिस्तान के लिए उसी समय 2015 की बात है कि हम सर्जिकल तुम्हारे ऊपर भी कर सकते हैं, और किया भारत ने सफलतापूर्वक। 200 से अधिक आतंकवादियों को कर दिया। अमेरिका के समाचार एजेंसियों, अमेरिका के गार्जियन पोस्ट जैसे बड़े अखबारों, पाकिस्तान के डॉन जैसे अखबारों ने प्रकाशित किया उनकी तस्वीरें, जिसमें तहस नहस 200 से अधिक उन्होंने अपने वो बनाए, कब्र के लिए गड्ढे ठोड़े, उसमें अपने सैनिकों को, आतंकवादियों को दफन किया। अभिनंदन जो गिरफ्तार हो गया था पाकिस्तान की सीमा में सर्जिकल में, उसे स्वयं प्रधानमंत्री ने अपने नेशनल असेंबली में घोषणा की। वही द्वैधी भाव, एक के प्रति शत्रुता, तो एक कर दो, तो पाकिस्तान पर सर्जिकल आक्रमण, अटैक, लगातार दबा करके वार्ता करना। आए थे हमको मारे, लेकिन हमने उससे ज्यादा जनहानि कर दी थी चीनी सैनिकों की। चूंकि चीन की मीडिया फ्री नहीं है, तो बहुत क्षण के खबरें बाद में आई। चीन के बहुत सारे सैनिक मारे गए, हमारे 40 शहीद हुए, तो उनके सैकड़ों सैनिक मारे गए थे, और उसमें बड़े बड़े कमांडर तक मार दिए गए थे। तो एक से संधि और एक से, और उसके बाद हमने उससे संधि की, तो संधि और आक्रमण दोनों नीति को हम कहते हैं द्वैधी भाव, दोहरा भाव। एक गाल में युद्ध और एक गाल में संधि, एक तरफ एक भाव संधि का, एक भाव आक्रमण का, दोनों यह भाव लेके चलना, दोहरा भाव लेके चलना, द्वैधी माने दो भाव लेके चलना। इस कूटनीति को आचार्य चाणक्य ने द्वैधी भाव कहा। सबको इतना बताते बताते सबको कंठस्थ हो गया होगा मंडल सिद्धांत, इसमें कोई संशय? क्लियर? यस सर। बिल्कुल। तो अब हमारा समय भी समाप्त हो रहा है, और कठिन चीजें बहुत लंबी नहीं पढ़नी चाहिए। आशा है कि आपको यह 6 गुणों वाली खडगुण नीति और मंडल सिद्धांत एकदम समझ में आ गया होगा। और बिल्कुल उन शब्दों में नहीं पढ़ना है, केवल इतना याद रखना है, अपना राज्य, शत्रु राज्य, फिर मित्र राज्य, फिर मित्र राज्य का मित्र का शत्रु, फिर शत्रु का मित्र, इस तरह 5 मंडल बना लेने हैं। 5 मंडल आगे भी होंगे, 5 मंडल पीछे होंगे, और छठा दोनों तरफ उदासीन होगा। इस तरह ये इनका मंडल सिद्धांत और उसकी 6 नीतियां आपको स्पष्ट हो गई होंगी। इसी आशा और विश्वास के साथ